ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सर्जरी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड्स प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, उसकी हमने डिस्कशन की थी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, ठीक है जी। आज उसमें मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सर्जरी के नोट्स निकालें और जो थायराइड इश्यूज हैं उसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसमें लेके एक एमसीक्यूज आता है, क्विकली उससे स्टार्ट लेते हैं कि which of the following is true regarding endemic goiter, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंडेमिक गोइटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। तो उनमें से वैसे ऑप्शंस तो ए बी सी डी देते हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आप लोग लिखे T3 T4 इज हाई एंड TSH लो, ऑप्शन ए, ठीक है जी। फिर इस तरह दूसरा ऑप्शन देते हैं T3 T4 इज लो, TSH इज हाई, ठीक है। दिस इज ऑप्शन बी। आप लोग सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को फोकस करें, इसमें आप लोगों ने कंसेप्ट के याद रखना है, ठीक है जी। इस तरह अगर मैं सी ऑप्शन लिखूँ T3 T4 इज हाई, TSH इज आल्सो हाई, और ऑप्शन डी आता है T3 T4 लो एंड TSH इज आल्सो लो। इस तरह क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले फोकस करना है कि एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट एंडेमिक गोइटर, ठीक है जी। एंडेमिक गोइटर के अंदर होता क्या है, देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसकी साइज क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और जो एंडेमिक गोइटर है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। किस चीज़ की? आयोडीन। एक चीज़ अगर आप लोग माइंड में रखें कि एंडेमिक गोइटर इज मेनली आयोडीन डेफिशिएंसी, तो अगर आयोडीन नहीं है तो T3 T4 भी नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखें कि एंडेमिक गोइटर में T3 T4 क्या होगी, कम होगी। तो देयर विल बी लो T3 T4। इसमें जो हाई वाला ऑप्शन है वो नहीं आ सकती। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि T3 T4 इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। जो आयोडाइड है वो हम आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं TPO एंजाइम की वजह से। तो अगर आयोडीन नहीं है डाइट के अंदर तो T3 T4 भी नहीं बनेंगे, ऐसा है कि नहीं। तो होता यह है कि अगर एंडेमिक गोइटर है तो आपको T3 T4 नहीं बनेंगे, और जब T3 T4 नहीं बनेंगे तो फीड बैक जाएगी ताकि TSH क्या करे, ज़्यादा करे, ताकि T3 T4 को बढ़ा सके। तो जब T3 T4 कम होगा तो रिलेटिवली TSH क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा एंडेमिक गोइटर में हाइपोथायराइडिज्म होता है। क्या होता है? हाइपो, क्योंकि T3 T4 कम होना इसका हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन TSH इसमें क्या होता है, ज़्यादा। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। एक चीज़ लो हो रही है, दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। T3 T4 इज लो बट TSH इज हाई, दैट इज अपोजिट। और जब पॉजिटिव फीडबैक नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक है, तो दैट इज प्राइमरी डिफेक्ट। क्या है? प्राइमरी। इसलिए जो एंडेमिक गोइटर है वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कराता है, ठीक है जी। तो एक कंसेप्ट याद रखें। यह क्वेश्चन PMDC के अंदर हर साल NRE स्टेप 1 में आता है। पिछले 2018 के बाद जितने भी पेपर है ना, आप उठाकर देख ले, उनमें से क्वेश्चन जरूर होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड फंक्शन टेस्ट स्टेटस ट्रू रिगार्डिंग एंडेमिक गोइटर। तो उसमें T3 T4 कम होगी, TSH लेवल ज़्यादा होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इम्पोर्टेंट वन। देखिए क्लिनिकल केस की शक्ल में, क्योंकि आप लोगों ने इसी केस को याद करना है। इम्पोर्टेंट वन, अ 28-year-old male presented to the clinic with symptoms of hypothyroidism and on palpation
The thyroid gland is atrophied, mean decrease in the size. And investigation shows, this is very important point, fibrosis of thyroid tissue. थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं उसकी क्या हो चुकी है, फाइब्रोसिस. ठीक है, थायराइड टिश्यूज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. इसमें जब भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन वो पूछते हैं तो उसमें दो तीन हैंड्स देते हैं. एक तो पेशेंट जो है हाइपोथायराइड के सिम्टम भी आता है, मतलब इसको कॉन्स्टिपेशन होती है, मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, T3 T4 हार्मोन क्या होते हैं, कम. लेकिन इन बंदे की जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये 99% याद रखे, इसमें थायराइड टिश्यू की क्या होती है, फाइब्रोसिस होती है. इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट को बहुत लॉन्ग रन से थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है. देखिए, अगर एक इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टर्म के लिए है वो अक्यूट है, लेकिन अगर क्रोनिक चला जाए ना तो फिर थायराइड ग्लैंड अगर उस इन्फ्लेमेशन के खिलाफ ज़्यादा देर तक फाइट करती रहेगी और एक वक्त आएगा कि इन्फ्लेमेशन ख़त्म नहीं होगा तो थायराइड टिश्यू जो है दे विल अंडरगो फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस का मतलब यह है कि सेल का ख़त्म होना, डेथ होना. और जब सेल ख़त्म होगी तो ग्लैंड की साइज़ बढ़ेगी कि छोटी हो जाएगी, छोटी. इसलिए पहले अगर 10 सेल थे तो उसने इतनी जगह घेरना था, अब 10 में से 5 की फाइब्रोसिस हुई है तो 5 तो ख़त्म हो गए, तो फिर सेल नंबर ज़्यादा रह गया कि कम, कम. जब सेल नंबर कम रह गया तो ग्लैंड साइज भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. इसलिए इस पेशेंट के अंदर पल्पेशन के ऊपर थायराइड ग्लैंड की क्या हो जाती है, एट्रोपी हो जाती है. तो थायराइड ग्लैंड एट्रोपी अलॉन्ग विथ फाइब्रोसिस, ये दो वर्ड जब भी आ जाए इसको हम कहते हैं रेडल थायरोडाइटिस. कौन सा, रेडल थायरोडाइटिस. तो इसका जो मेन डायग्नोसिस है दिस इज कॉल्ड राइडल थायरोडाइटिस. ये जो राइडल थायरोडाइटिस है इट इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन. इसमें क्रोनिकली थायराइड ग्लैंड की क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है. इसमें थायराइड ग्लैंड हार्ड होता है और छोटा होता है और इसके अंदर जो सेल है उसकी क्या हो चुकी है, फाइब्रोसिस. तो रेडल थायरोडाइटिस इज अ क्रोनिक थायरोडाइटिस विच लीड्स टू फाइब्रोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड. इस पेशेंट के अंदर अब होता क्या है, मेन इशू ये है कि ये जो फाइब्रोसिस है, सेल की जो डेथ है ये फैल सकता है. मतलब जो फाइब्रोसिस है ना, ये न सिर्फ थायराइड ग्लैंड में शुरू हो जाता है, ये साथ अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर को भी खराब कर सकता है. कभी कभार रेडल थायरोडाइटिस के अंदर थायराइड से मसला निकल के पैरा थायराइड ग्लैंड में चला जाता है, कभी इससे ये फाइब्रोसिस निकल के ट्रेकिया में चली जाती है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं. अगर फाइब्रोसिस रेडल थायरोडाइटिस में थायराइड ग्लैंड से निकलकर एडजेसेंट स्ट्रक्चर में जाए तो फिर इसका हाल ट्रीटमेंट क्या होगा, थायराइडेक्टोमी है. क्या है, थायराइडेक्टोमी, क्योंकि हमने जड़ को ख़त्म करना है. अगर आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये फाइब्रोसिस बढ़ती जाएगी. और आप लोगों को पता है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया, तो अगर ये ट्रेकिया की तरफ जाए तो एयरवे कंप्रोमाइज हो सकती है क्या नहीं. इसीलिए इस पेशेंट में तो हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म. तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो थायरोक्सिन है. क्या चीज़ है, थायरोक्सिन. क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हमेशा हम T4 देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ थायरोक्सिन. क्योंकि T4 की हाफ लाइफ भी लॉन्ग है और T4 बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये फाइब्रोसिस स्प्रेड हो जाए तो फिर आखिर केसेस में हम क्या करेंगे, थायराइडेक्टोमी भी करते हैं. जो लोग थायराइडेक्टोमी करते हैं तो मतलब ये है इफ स्प्रेड, इसका मतलब ये है स्प्रेड टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर. अगर ये फाइब्रोसिस एडजेसेंट स्ट्रक्चर में स्प्रेड कर जाए तो फिर उन्हीं कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, देयर विल बी थायराइडेक्टोमी. ठीक है जी. एक पेशेंट है उसने थायराइड ग्लैंड पूरा रिमूव किया है, उसको कहते हैं टोटल थायराइडेक्टोमी. व्हाट, टोटल थायराइडेक्टोमी. हाउ मेनी थायराइड ग्लैंड लोब वी हैव, 2 लोब. वी हैव 1 ग्लैंड बट वी हैव 2 लोब. अगर हम ऐसा सर्जरी करें कि जिसमें हम दोनों लोब को निकालें और दोनों लोब को मिलाने वाला स्ट्रक्चर क्या था, इस्थमस, ऐसा सर्जरी जिसमें दोनों लोब को भी निकालें अलॉन्ग विद इस्थमस, इसको टोटल थायराइडेक्टोमी कहते हैं. कौन सा, टोटल थायराइडेक्टोमी. अब इसकी कुछ सर्जरीज के नाम है वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को समझाऊंगा कि थायराइड ग्लैंड की जो सर्जरीज है उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसके नेम्स क्या हैं.
اور ان نیمز کے پیچھے آپ لوگوں کا کنسیپٹ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی جو ہال مارک ہے نا ریڈل تھائروڈائٹس دیٹ از فائبروسس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تین چیزیں: سمٹمز آف ہائپوتھائرائڈزم along with atrophied thyroid gland and leads to fibrosis of thyroid tissue. ہمیشہ یاد رکھے ریڈل تھائروڈائٹس. اب یہاں پہ ایک اور کلینکل کیس اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے امپورٹنٹ، وہ بھی آپ لوگ لے کے دا موسٹ امپورٹنٹ کہ مڈل ایج female came to the clinic with complaint of diarrhea, sweating, tachycardia, tachypnea, but recently developed constipation, bradycardia, and weight gain. On examination, there is neck swelling, which is اب یہ والا پوائنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. نیک سویلنگ وچ از ٹینڈر ٹو ٹچ. جب آپ نے سویلنگ کو ٹچ کیا دا پیشنٹ فیل پین، اس کو ٹینڈرنس کہتے ہیں. پیشنٹ ہے اس کی یہاں پہ سویلنگ ہے، آپ نے اس پہ ہاتھ بھی رکھ لیا، پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، اس کو ہم ٹینڈر ٹو ٹچ کہتے ہیں. اینی تھنگ وچ ایکسپیرئنس پین اینڈ ٹچ از نون ایز ٹینڈرنس، اس کو ہم ٹینڈرنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن واٹ از دا موسٹ لائکلی ڈائگنوز، اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جو ای ایس آر ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ای ایس آر ایریتھروسائٹ سیڈمنٹیشن ریٹ، ای ایس آر از آلسو ریسڈ. تو یہاں پہ ای ایس آر جو ہے وہ ہر ایک ڈائگنوزس کے اندر وہ نہیں دیتے، وہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات کریں گے. چلے جی، آپ لوگ ڈائگنوزس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں آپ لوگوں کو سمٹم کون سے لگ رہے ہیں، مطلب اس پیشنٹ کے جو سمٹم ہیں وہ کون کون سے ہیں. سبق موسٹ امپورٹنٹ ہائپر تھائرائڈزم. چلے جی، ہائپر تھائرائڈزم کے جو سمٹم ہیں یہاں پہ ڈائریا ہے، سویٹنگ ہے، ٹیکیکارڈیا ہے، ٹیکیپنیا ہے. لیکن اسی کے الٹا ہائپو تھائرائڈزم بھی ہے. تو ایسا کنڈیشن جس میں ہائپر ورسز ہائپو تھائرائڈ دونوں کے سمٹم آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ورسز ہائپو. مطلب کبھی پیشنٹ ہائپر میں آئے گا، کبھی ہائپو میں آئے گا. مطلب پیشنٹ ایک ہے، کنڈیشن بھی ایک ہے، لیکن پیشنٹ کی جو سمٹم ہے وہ ہائپر سے ہائپو میں کنورٹ ہوگی. لیکن اس کی جو سویلنگ ہے نا ہمیشہ یہ ٹینڈر ہوگی. اور ایگزام کے اندر اگر آپ لوگوں نے فلو میں دیکھنا ہے تو ایسا مریض جس میں کبھی ہائپر کے سمٹم کبھی ہائپو کے سمٹم اور اس کی جو نیک سویلنگ ہے وہ ٹچ کرنے پہ کیا کر رہے ہیں؟ پین کر رہے ہیں. تھنک اباؤٹ ڈی کویرین تھائروڈائٹس. اس کا نام کیا ہے؟ ڈی کویرین تھائروڈائٹس. تو یہ بھی لے کے دس از کالڈ ڈی کویرین تھائروڈائٹس. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ون. دیکھیں گریوز ڈیزیز، ہشیموٹو تھائروڈائٹس وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس طرح کی کیسز سمجھنا یہ امپورٹنٹ ہے سرجری کے اندر. تو ریڈل تھائروڈائٹس میں فائبروسس ہوتا ہے اور ڈی کویرین تھائروڈائٹس کے اندر پین ان ٹچ ہوتا ہے. یہ دو پوائنٹس اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے اس کی، فار ایگزامپل وٹ از دا ٹریٹمنٹ. ایگزام کے اندر اگر آ جائے کہ جو ڈی کویرین تھائروڈائٹس ہے وٹ از دا ٹریٹمنٹ آف چوائس، اس میں ہم پریڈنیسولون دیتے ہیں. کہتے ہیں پریڈنیسولون، کیونکہ اس کے اندر آٹو امیون فینامنا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ اس کے نیچے لے کے اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از کالڈ اسٹیرائڈس. اور جو اسٹیرائڈس کے اندر ہم بیسٹ ایجنٹ دیتے ہیں دیٹ از کالڈ پریڈنیسولون. پریڈنیسولون دیتے ہیں اسپیشلی 10 to 20 ملی گرام، مطلب یہ ہے 10 سے 20 ملی گرام کے درمیان. تو مطلب 20 mg دیتے ہیں ونس اے ڈے فار 7 days. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 to 20 ملی گرام فار ہاؤ مینی ڈیز؟ 7 days. فار 1 week 7 days. لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے آپ اس کو پریڈنیسولون دے رہے لیکن اس کی جو پری ڈومیننٹ سمٹم ہے وہ ہائپو تھائرائڈزم ہے، تو آپ ساتھ میں لیو تھائروکسین بھی دیتے ہیں.
लेकिन अगर पेशेंट है आप प्रेडनिसोलोन दे रहे लेकिन इसके प्रीडोमिनेंट सिम्टम हाइपरथायराइडिज्म के हैं, तो आप साथ में प्रोफाइल थायोयूरासिल या कार्बिमazole भी देते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ना, तो जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्विकली दो चीज़ें, ऐसा पेशेंट जिसमें थायराइड ग्लैंड की मसला है और बहुत लॉन्ग रन से है, थायराइड ग्लैंड की साइज छोटी हो गई है और उसमें फाइब्रोसिस है, उस कंडीशन का नाम रेडल थायरोडाइटिस है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको कभी हाइपर के सिम्टम आ रहे कभी हाइपो के सिम्टम आ रहे, लेकिन जो नेक में स्वेलिंग है वो टच करने से पेन कर रहे, टेंडर है, थिंक अबाउट डी क्वेरियन थायरोडाइटिस। ठीक है, इसको लोग इस तरह याद करते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है? डी। वैसे जो डॉक्टर्स है ना वो इस तरह याद करते हैं कि इसमें डी मीन दर्द होता है, इसमें टेंडरनेस होती है। तो डी क्वेरियन थायरोडाइटिस हैविंग दर्द, इसमें पेन होता है, देयरफॉर देयर शुड बी टेंडर, मतलब ये स्वेलिंग जब हम टच करते हैं तो उसमें क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है जी। तो ओके, नॉर्मल ग्वाइटर के अंदर पेशेंट को दर्द नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर एक आम ग्वाइटर है, लोग जब भी स्वेलिंग में आते हैं वो कहते हैं मेरे साथ 3 महीने से 5 महीने है 6 महीने से हो के आ रहे, लेकिन कभी कभार जो स्वेलिंग है अब मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, नोडुलर ग्वाइटर के अंदर पेन होता है लेकिन उसमें सिम्टम प्रीडोमिनेंट हाइपरथायराइड होते हैं, उसमें हाइपोथायराइड नहीं होते। इसमें जब भी पेशेंट आता है वो कभी हाइपर बताएगा कभी हाइपो बताएगा, लेकिन इसमें 80% हाइपोथायराइडिज्म है, 20% हाइपरथायराइडिज्म होती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, हेडिंग दे दे ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर्स हैं या कैंसर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी हम मेन जो सर्जरी का पार्ट है ना उसकी तरफ जाएंगे कि व्हाट आर द कैंसर्स इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। इससे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हेडिंग में लेके ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के लिए वो आप लोगों ने नोट करने हैं। तो लेके ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी, इसके जो ट्यूमर्स है उसको डिस्कस करेंगे। एनीवन इन द क्लास नेम सम ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये सुना है कि नहीं, ये टॉपिक पढ़ा है कि नहीं? एनीवन अगर नेम करे तो प्लीज बताए। शाबाश, थायराइड एडिनोमा, हाँ नेक्स्ट, शाबाश। चले जी, अब आते हैं क्विकली, जो थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर हैं उसको इनिशियली हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, सम आर बिनाइन एंड सम आर मैलिग्नेंट। वो कैंसर जो ग्लैंड तक ही लिमिटेड हो उसको बिनाइन कहते हैं, और जो कैंसर ग्लैंड से बाहर जाके स्प्रेड कर सके उसका नाम मैलिग्नेंट होता है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में लेके कि अगर हम थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर की बात करें तो उनमें से एक का नाम है बिनाइन कैंसर, बिनाइन, ठीक है, और एक क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर। विच वन इज डेंजरस? मैलिग्नेंट, क्योंकि इसके अंदर कैंसर सेल में मेटास्टेसिस के चांसेस तो ज़्यादा होती है, और मेटास्टेसिस का मतलब कैंसर सेल का एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना। ठीक है जी। एग्जाम में आता है देयर इज वन बिनाइन कैंसर इन थायराइड बट देयर आर 4 मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ थायराइड। ठीक है जी। तो बिनाइन कैंसर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर एडिनोमा, उसका नाम क्या है? फोलिकुलर एडिनोमा। आप लोग मुझे खुद बताएं कि हमने थायराइड ग्लैंड की जब डिस्कशन की है तो उसमें दो तरह के सेल्स थे, फोलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर। पैरेन्काइमल सेल फोलिकुलर है जो T3 T4 बनाता है, अगर उन फोलिकुलर सेल से कैंसर निकले बट दे लिमिटेड द ग्लैंड तो उसका नाम फोलिकुलर एडिनोमा है। लेकिन सेम सेल से अगर ऐसा कैंसर निकले जो बॉडी में फैल भी सकता हो तो उसका नाम फोलिकुलर कार्सिनोमा होगा। क्या होगा? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज ऑलवेज मैलिग्नेंट कैंसर। हमेशा याद रखे जिस कैंसर में किस चीज़ का वर्ड आ जाए, कार्सिनोमा, तो हमेशा याद रखे कौन सा कैंसर होगा? मैलिग्नेंट। यहाँ पे लेके मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर वन इज कॉल्ड फोलिकुलर कार्सिनोमा, एक क्या होगा? फोलिकुलर कार्सिनोमा। Another type of cancer present in thyroid gland, this is called पेपिलरी कार्सिनोमा। एक का नाम क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा। मैं हर एक कैंसर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवाऊंगा और आप लोगों ने उसी को याद रखना है। द थर्ड वेराइटी ऑफ कैंसर इन द थायराइड ग्लैंड दैट इज कॉल्ड मेडुलरी कार्सिनोमा। विच वन? मेडुलरी कार्सिनोमा। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है,
medullary carcinoma, CA stand for carcinoma of thyroid gland. और last but not the least, that is called anaplastic carcinoma. That is called anaplastic carcinoma. So आज के बाद if someone asks you how many cancer in thyroid a patient have, there are 1 benign and 4 are malignant. ठीक है जी. इस benign के नीचे आप लोग लिखे कि it is a benign tumor it arises from follicular cell and कैप्सुलेटेड. ये क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है. इसका मतलब ये है कि जो फोलिकुलर एडिनोमा है इस कैंसर के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं. क्या? कैप्सूल. अगर ये कैंसरस सेल है ना ये, और कैंसर में सेल की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी क्या? नहीं, क्योंकि कैंसर के अंदर सेल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल्ड होती है. तो अगर इन कैंसरस सेल के बाहर इस तरह एक खास किस्म की कवरिंग हो जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं. जिसका मतलब यह है कि इफ देयर इज अ कैप्सूल तो फिर ये कैंसर लोकल टिश्यू में इन्वेड नहीं कर सकती. जब तक ये कैप्सूल है तो वो कैंसरस सेल को एक लिमिट में रखेगी. अगर इस कैप्सूल को हम ख़त्म करें तो फिर यहाँ से सेल बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, तो वो फिर स्प्रेड होंगे. तो एग्जाम में याद रखें, बिनाइन कैंसर के अंदर कैप्सूल ज़्यादा होता है, और जितना कैप्सूल स्ट्रांग होगा कैंसर सेल के बाहर उतना स्प्रेड होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे. ठीक है जी. देयरफॉर इट इज कैप्सुलेटेड कैंसर. इस वजह से ये नियर बाई टिश्यू में जा सकेगा कि नहीं? नहीं. इट कैन नॉट काज हाँ जी लोकल इन्वेजन. ये क्या नहीं करा सकता? लोकल इन्वेजन. इसका मतलब ये है कि नियर बाई सेल के अंदर इन्वेजन नहीं करा सकती. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें लिखे इट इज लेस डेंजरस. मतलब ये कैंसर तो ग्लैंड तक महदूद है, तो मतलब इसकी इतनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक आउटपुट नहीं है. एंड इट इज सर्जिकली रिमूव. ये हम सर्जिकली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. सर्जिकली रिमूव. सो फोलिकुलर एडिनोमा के बारे में ये 3-4 पॉइंट याद रखें. तो ऐसा कैंसर जो फोलिकुलर सेल से निकले, कैप्सुलेटेड हो और लोकल टिश्यू में इन्वेजन ना करे, तो उसका नाम फोलिकुलर एडिनोमा होता है. ठीक है जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आते हैं इन कंसेप्ट, इन चारों में से पहले एक पॉइंट्स की तरफ में आ रहा हूँ. यहाँ पे नीचे लेके MCQ नंबर 1, द मोस्ट कॉमन थायराइड मैलिग्नेंसी. जब हम मैलिग्नेंसी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच कैंसर? मैलिग्नेंट कैंसर. ठीक है. तो एक MCQ ये लेके नेक्स्ट लिखे द लीस्ट कॉमन थायराइड मैलिग्नेंसी. लीस्ट कॉमन थायराइड मैलिग्नेंसी इज. अब इन दोनों में हमने MCQs निकालने हैं. अगर एग्जामिनर पूछे कि थायराइड ग्लैंड के अंदर चारों में से मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है जिसकी अकोरेंस रेट 80% होती है, वो पेपिलरी कार्सिनोमा है. कौन सा? पेपिलरी कार्सिनोमा. तो एग्जाम में याद रखें, द मोस्ट कॉमन थायराइड ग्लैंड कैंसर इज नोन एज पेपिलरी कार्सिनोमा. लेकिन अगर हम उस कैंसर की बात करें जो सबसे कम होता है, लेस देन 1% लोगों में, वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है. तो एनाप्लास्टिक इज द रेयर कैंसर ऑफ थायराइड, बट पेपिलरी इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ थायराइड. ठीक है जी. यहाँ पे रेयर में लेके दिस इज कॉल्ड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. दैट इज कॉल्ड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. तो सबसे कॉमन कौन सा है? पेपिलरी कार्सिनोमा. और लीस्ट कॉमन कौन सा है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन. यहाँ पे लेके इम्पोर्टेंट क्लूज की तरफ आप लोग लेके जा रहा हूँ. अगर एग्जाम में इस तरह की बात आ जाए कि एक पेशेंट है, उसको फॉर एग्जांपल कैंसर है, लेकिन उस कैंसर की वजह यह है कि वो लॉन्ग टर्म तक रेडिएशन को एक्सपोज था. ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि ऐसा पेशेंट जो 28 ईयर ओल्ड हो, लेकिन उसने 10 साल पहले किसी और बीमारी के लिए नेक रेडिएशन की थी. तो मतलब दोज पेशेंट हु इज एक्सपोज टू रेडिएशन इन द चाइल्डहुड
تو اس کے بعد ریڈیشن کی جو اثر ہے تائرائڈ گلینڈ کے اوپر، اس میں جو کامن کینسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے پیپلری کارسینوما ہوتا ہے. دا اسٹرانگیسٹ رسک فیکٹر ویئر یو تھنک اباؤٹ وچ کینسر پیپلری از دا پریویس ایکسپوجر ٹو ریڈیشن. یہ ایگزام میں آتا ہے. تو جن لوگوں کو چائلڈ ہوڈ میں ریڈیشن ہوتی ہے ان کو آنے والے ٹائم میں اگر تائرائڈ میں کینسر ہو سکتی ہے تو کون سا ہوگا؟ پیپلری کارسینوما. یہاں پہ لکھیں امپورٹنٹ کلو کیا ہے ایگزام میں؟ ہاں جی، ہسٹری آف، ایچ او اسٹینڈ فار ہسٹری آف ریڈیشن ایکسپوجر. اگر ایگزام کے اندر آ جائے کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو کسی ڈیزیز کے لیے ہم نے کیا چیز دی تھی؟ ریڈیشن. تو ریڈیشن ایکسپوجر کی ہسٹری میں اگر تائرائڈ گلینڈ کے اندر کینسر ہو سکتا ہے دیٹ از کالڈ پیپلری کارسینوما. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا ایگزام ٹو ریمبر اٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، اگر ایک پیشنٹ ہے وہ انڈیمک گوائٹر میں ہے. کس چیز میں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ سوچنے والی بات ہے. انڈیمک گوائٹر میں T3 T4 کم ہوگی کہ زیادہ؟ کم. تو TSH کیا ہوگا؟ زیادہ. تو what will happen to TSH ایکٹیویشن آن فولیکولر سیل؟ TSH کا کام کیلسیٹونین بنانا ہے یا T3 T4 بنانا ہے؟ TSH کا ہمیشہ ایسوسیشن کس ہارمون کے ساتھ ہے؟ T3 T4. پچھلے 2 دن سے میں اسی پہ لیکچر لے رہا ہوں کہ پیچوٹری گلینڈ TSH دے گا اور تائرائڈ گلینڈ T3 T4 بنائے گا. کیلسیٹونین کا کام کیلشیم کے ساتھ ہے. جب کیلشیم زیادہ ہوگا تو کیلسیٹونین آئے گا تاکہ اس کو کم کرے. پیرا تائرائڈ جب کم ہوگا تو اس کو زیادہ کرے گا. وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. صرف اتنا یاد رکھے کہ TSH کا کام ایکٹیویٹ کرنا ہے تائرائڈ گلینڈ فار دی پروڈکشن آف T3 اینڈ T4. تو T3 T4 کس سیل سے آتی ہے؟ فولیکولر سے یا پیرا فولیکولر؟ تو اب غور سے سنیں. ایک پیشنٹ ہے اس کو انڈیمک کیا ہے؟ گوائٹر ہے پچھلے 2 سال 3 سال سے، اور اس کے بعد اگر اس کو تائرائڈ گلینڈ میں کیا ہے؟ کینسر ہے. تو انڈیمک گوائٹر کا ذہن سے سوچے. انڈیمک گوائٹر میں T3 T4 لو تو TSH از ہائی. تو جتنا TSH بار بار فولیکولر سیل کو ایکٹیویٹ کرے گا تو اس میں کینسرس چینجز کے چانسز لائے گا. اور جب اوور ایکٹیویشن TSH کرے گی فولیکولر سیل کے اوپر تو وہ فولیکولر کارسینوما میں جائے گا. تو اینی پیشنٹ ہو ہیز تائرائڈ گلینڈ کینسر with a history of endemic goiter think about follicular carcinoma. اب سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں اس لیکچر کا پہلا MCQ یہاں پہ کام کر رہا ہے کہ انڈیمک گوائٹر میں پہلے تو یہ پتا ہے کہ T3 T4 کیا ہوتا ہے؟ کم. تو ریلیٹیولی TSH کیا ہوگا؟ زیادہ. اور اس لیے وہ زیادہ ہوگا کہ وہ فولیکولر کو بار بار ایکٹیویٹ کرے کہ وہ T3 T4 بنائے. اگر وہ اب نارملی ایکٹیویٹ کرے زیادہ دیر تک کرے تو کینسر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ہسٹری آف انڈیمک گوائٹر with over activation of TSH think about follicular carcinoma. یہاں پہ لکھیں history of endemic goiter, history of endemic goiter which result history of endemic goiter which result TSH receptor activation. TSH receptor activation. تو اس پیشنٹ کے اندر always think about which cancer? follicular carcinoma. اس کے اندر فولیکولر کارسینوما کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں. چلے جی ایک اور پیشنٹ کی بات کریں گے. اب دا موسٹ امپورٹنٹ از ایک پیشنٹ ہے اس کو جینیٹیکلی کوئی ایشو ہے. کیا چیز ہے؟ جینیٹیکلی ایشو ہے. اب جینیٹیکل ایشو کے اندر دا موسٹ امپورٹنٹ جین، ایسا جین جو ٹیومر سپریسر جین ہے. کیا ہے؟ ٹیومر سپریسر. مطلب ہمارے باڈی میں مختلف جینز ہوتے ہیں کہ وہ کینسر کو سپریس ہونے رکھتا ہے. تو ایسا جین جس کا نام ہے RET، اس کو ریٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریٹ جین. ریٹ جین کی اگر میوٹیشن ہو جائے اور اس وجہ سے پیشنٹ کو کیا ہو جائے؟ کینسر. تو ریٹ جین میوٹیشن if leads to cancer that will be medullary carcinoma of thyroid. یہاں پہ لے کے ریٹ history of which gene? Answer is red gene. On a history of red gene mutation, think of what? Answer is very good. This is called medullary carcinoma of thyroid. ٹھیک ہے جی، medullary carcinoma of thyroid. چلے ایک اور پیشنٹ ہے اس میں فار ایگزامپل ایک کوشچن آتا ہے ہسٹری آف، اور سنیں اس میں جو مین پوائنٹ ہے نا دا ویری امپورٹنٹ، ہسٹری آف
कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है, सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल इज कॉल्ड कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है, एंड हाइपर वेंटिलेशन थिंक ऑफ, अगर आप कैंसर सस्पेक्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, लेकिन एग्जाम में वो बताएंगे कि ऐसा थायराइड ग्लैंड का कैंसर जिसमें पेशेंट कहता है कि मेरे जो हाथ है उसमें सीवियर कंट्रैक्शन होती है, मतलब मैं ठीक बैठता हूँ लेकिन कभी कभार बैठे बैठाए मेरे हाथ पैर बहुत सख्त हो जाते हैं, सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ दी हैंड मसल इज कॉल्ड कार्पोपेडल स्पाज्म। और आपको पता है कार्पोपेडल स्पाज्म कब होता है, जब कैल्शियम की लेवल ज़्यादा होगी कि कम होगी, एंड दिस इज अ साइन ऑफ टेटनी, एक इसके अंदर होता है टेटनी। तो अगर आप लोग के बारे में प्लीज़ ये याद रखें, जब भी किस चीज़ की जिक्र आती है कार्पोपेडल स्पाज्म, थिंक अबाउट टेटनी। तो टेटनी के अंदर कैल्शियम की लेवल ज़्यादा होगी कि कम, हाँ जी सारे, कैल्शियम लेवल इज हाई और लो। तो जब कैल्शियम लो है तो ऐसा कौन सा हार्मोन है अगर वो एबनॉर्मली बढ़ जाए तो कैल्शियम कम होगा, कैल्सिटोनिन, क्योंकि कैल्सिटोनिन का काम कैल्शियम क्या करना है, कम करना है, और कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के अंदर किस सेल से आता है, पैरा। तो जो कैंसर, गौर से सुने, किस सेल से निकले आप लोग बताएं, पैरा फोलिकुलर सेल से, और उसमें एबनॉर्मली किस चीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाए, कैल्सिटोनिन, तो वो कैल्शियम लेवल इतना कम करेगा कि वो मसल की स्पाज्म करेगा, उस कैंसर का नाम भी मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। तो अब दो बातें गौर से सुने, फोलिकुलर कार्सिनोमा किस सेल से आता है, फोलिकुलर सेल से, तो पैरा फोलिकुलर सेल से आने वाले कैंसर को मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है जी। और मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर हमेशा देयर इज सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, उसमें कैल्शियम इतना कम होगा कि हाथ पैरों की मसल कंट्रैक्ट होंगे, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। तो यहाँ पे लेके इस कैंसर का नाम भी मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। ये सारे सिम्टम एग्जाम के लिए पूर्ण है। अगर आप लोग को ये क्लू समझ में आ गए तो एग्जाम में आप लोग फिर हिंट्स को देख कर ही डिसाइड करेंगे कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है जी। एक पेशेंट है, उसको थायराइड कैंसर है या स्वेलिंग है, अब उसको वेट लॉस है, आप उस लंप को, उस स्वेलिंग को टच करते हैं और उसमें दर्द भी नहीं है, पेनलेस स्वेलिंग इज अ साइन ऑफ क्रोनिक कंडीशन या कैंसर, ठीक है जी। तो एनी स्वेलिंग विच डू नॉट काज एनी पेन ऑन टच, और पेशेंट में वेट लॉस है और आप सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोई कैंसर भी है, लेकिन उसको पहले से ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस है, क्या चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस का मतलब यह है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, और इस ऐसा डिजीज जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है टीपीओ के खिलाफ, थायराइड पर ऑक्सीडेज, तो उस कंडीशन का नाम हमने रखा था हशीमोटो थायरोडाइटिस। तो हशीमोटो थायरोडाइटिस इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। यहाँ पे अगर आप लोग ब्रैकेट में लिखना चाहें कि जब भी ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस की जिक्र आती है, वी आर थिंकिंग अबाउट हशीमोटो थायरोडाइटिस। तो जब भी हशीमोटो थायरोडाइटिस के पेशेंट में अगर कोई कैंसर हो सकता है तो दैट विल बी लिम्फोमा, वो क्या होगी, लिम्फोमा। ये हमने डिस्कस किया भी था कि द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी विच इज अराइजेस इन अ पेशेंट ऑफ हशीमोटो थायरोडाइटिस, थिंक अबाउट लिम्फोमा। दिस वेरी कॉमन क्लूज इन द एग्जाम, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये क्लूज आप लोग के एग्जाम में इंशाल्लाह काम आएंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसा थायराइड कैंसर जिसमें बायोप्सी के अंदर पता चल गया कि वहाँ पे एक्सेस कैल्शियम की डिपोजिशन हुई है और वहाँ पे लोकल सेल की डेथ हुई है, तो दो चीज़ें याद रखें। इसका मतलब ये है, ये सेल जो है ये कैंसर सेल है, लेकिन इसकी क्या हो चुकी है, डेथ, दिस इज कॉल्ड नेक्रोटिक सेल्स। कौन से, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक मीन डेड सेल्स। तो एनी कैंसर इन थायराइड वेयर बायोप्सी शोज डेड सेल, डेड सेल के बाहर अगर एक्सेस किस चीज़ की डिपोजिशन है, हाँ जी कैल्शियम, तो मतलब इसके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं। अब इसमें दो चीज़ें हमने मिला दिए तो ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस, दिस इज द कैल्सिफिकेशन अराउंड द नेक्रोटिक टिश्यूज, अराउंड द डेड टिश्यूज, और क्लिनिकली इसको हम एक नाम देते हैं, एनीवन कैन गेस, शबस। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। हमने कैल्सिफिकेशन पहले पढ़ी थी
क्या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एनीवेयर इन द बॉडी, अगर डेड सेल पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए वो डिस्ट्रोफिक है, लेकिन लिविंग टिश्यू पे हो जाए वो मेटास्टेटिक है। समझ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कैंसर जो थायराइड ग्लैंड में हो, और उस थायराइड ग्लैंड के कैंसर में हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो डेड सेल है, नेक्रोटिक सेल है, उसकी इर्द गिर्द क्या है, कैल्शियम की डिपोजिशन है। तो व्हाट यू विल सस्पेक्ट एज अ डॉक्टर, इस फाइंडिंग को हम हिस्टोपैथोलॉजी में सामोमास बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामोमास बॉडीज। इसमें ये पी साइलेंट है, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड सामोमास बॉडी। तो एग्जाम में प्लीज दो बातें, सामोमास बॉडी ऑन इन्वेस्टिगेशन इन थायराइड कैंसर हमेशा 99% थिंक अबाउट पेपिलरी कार्सिनोमा। ये किसके अंदर होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है जी। तो पेपिलरी कार्सिनोमा इसके अंदर क्या होता है, क्या बस सामोमा बॉडीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी इसमें याद रखे इंपॉर्टेंट वन, कि अगर इसमें दो तीन चीज़ें मैं ऐड करूँ कि डीडीज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सामोमास बॉडी, कि अगर हम बॉडी में और पार्ट्स की बात करें तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें क्या बन सकती है, सामोमा बॉडीज। आप वाइवा में जाते हैं और आपसे कोई पूछता है कि यार सामोमा बॉडीज क्या होती हैं, ये डेड सेल के बाहर कैल्शियम की डिपोजिशन को कहते हैं। और सामोमा बॉडीज थायराइड ग्लैंड के अंदर किस कैंसर में होता है, क्या बात, पेपिलरी कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर सामोमा बॉडीज होती है। और नंबर 2 इसमें लेके इट इज आल्सो सीन इन द कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम द कवरिंग ऑफ सीएनएस, इट इज कॉल्ड मेनिंजियोमा। किसके अंदर होता है, मेनिंजियोमा, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बाहर की जो कवरिंग है, ड्यूरा मैटर, एरिकनाइड मैटर एंड पाया मैटर, इसको मेनिंजिस कहते हैं। और मेनिंजिस से आने वाले कैंसर को हम मेनिंजियोमा कहते हैं। तो उसमें भी सामोमास बॉडीज बनते हैं। नंबर 3 सिस्ट एडिनोमा, इसका मतलब यह है कि सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरी, ओवेरियन कैंसर है इसका नाम सिस्ट एडिनोमा है। ओवेरियन कैंसर में भी क्या बनता है, सामोमा बॉडी। और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, क्लियर से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो फीमेल्स में ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा याद रखें, क्लियर है। अगर मेल है ना, मेल, और एग्जाम के अंदर आता है क्या, मेल हैविंग सामोमा बॉडीज प्लस परसिस्टेंट हेडेक, किसके साथ, परसिस्टेंट हेडेक, थिंक अबाउट मेनिंजियोमा। लेकिन अगर सामोमा बॉडीज के साथ नेक में स्वेलिंग आ जाए, थिंक अबाउट पेपिलरी कार्सिनोमा। लेकिन अगर फीमेल है और उसको कोई गायनोकोलॉजिकल इशू है और उसमें सामोमा बॉडीज आ जाए, या तो वो ओवेरियन सीए है या उसको एंडोमेट्रियल सीए है, क्योंकि एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस, ठीक है जी। उससे आने वाले कैंसर को हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहते हैं। तो सामोमास बॉडीज इन 4 कंडीशंस के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, ये एग्जाम में याद रखें मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा था, शाबाश, पेपिलरी कार्सिनोमा। लेकिन जब इस कैंसर की हमने बाद में किस चीज़ को देखा, प्रोग्नोसिस, ठीक है, दैट इज एक्सीलेंट। इसका मतलब यह है दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट। जितना इस कैंसर की अकोरेंस ज़्यादा है उतना इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी है, एक्सीलेंट है। प्रोग्नोसिस का मतलब चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर किसी डिजीज़ में पेशेंट की रहने की चांसेस कितनी है उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तकरीबन इस पेपिलरी कार्सिनोमा से अगर पेशेंट की रहने की या सर्वाइव करने की चांस है वो कितना है, 90% है। इसमें 5 से 7% लोग क्रोनिक कंडीशन में चले जाते हैं और 2 से 3% लोग मर जाते हैं, लेकिन 100 में से 90% लोग रिकवर हो जाते हैं। तो एक्सीलेंट है कि नहीं है, प्रोग्नोसिस इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। तो द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ थायराइड, पेपिलरी। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस रेडिएशन, थिंक अबाउट पेपिलरी। पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर कौन से बॉडी, सामोमास बॉडी। और पेपिलरी कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस आल्सो वेरी एक्सीलेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे रेयर कैंसर कौन सा था, रेयर, एनाप्लास्टिक। जितना वो कम है होने पे उतना ही डेंजरस है। द वेरी वेरी हाई मेटास्टेटिक कैपेबिलिटी एंड वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक कैंसर ऑफ थायराइड इज एनाप्लास्टिक, क्योंकि एनाप्लास्टिक कैंसर के अंदर
वेरी रैपिडली द सेल कैन मेटास्टेसाइज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ चली जाती है, रेस्पिरेटरी। तो अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसरस सेल से अफेक्ट हो जाए तो फिर हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसीलिए एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हैज़ अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, उसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, पुअर होती है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट और याद रखें कि ऐसा थायराइड ग्लैंड कैंसर जो यहाँ पे लेके कि थायराइड ग्लैंड कैंसर नोट में लेके which is associated with MEN2A and MEN2B is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। कहते हैं कि ऐसा थायराइड कैंसर जो MEN2A और MEN2B के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है। MEN से मुराद मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो MEN है ना, MEN, इसका मतलब होता है, आप लोग इसको फुल फॉर्म लेके, दिस कॉल्ड मल्टीपल endocrine what neoplasia, that is called MEN। क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा थायराइड कैंसर जो MEN2A और MEN2B के साथ आ सकता है वो मेडुलरी कार्सिनोमा है। कौन सा, मेडुलरी, जो पैराफोलिकुलर सेल से आता है और उसमें कैल्शियम की लेवल ड्रास्टिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे लेके द आंसर इज मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। यहाँ पे मैं डेफिनेटली दो तीन बातें इस पे करता हूँ कि MEN2A और MEN2B ये आप लोगों ने कैसे याद करना है। तो यहाँ पे इसके बारे में दो चीज़ें याद रखें, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ बिल्कुल स्पेशली, यहाँ से आप लोगों ने कम से कम एक MCQ तो एक्सपेक्ट करना ही है, दो तीन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले के MEN स्टैंड फॉर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया का मतलब कैंसर है। एक पेशेंट में अगर मोर देन वन एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो उसको हम MEN कहते हैं। मल्टीपल मीन मैनी, एंडोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से, और न्यूप्लेजिया मीन कैंसर। तो एक ही पेशेंट में एक से ज़्यादा ग्लैंड की कैंसर को क्या कहते हैं, MEN कहते हैं। ये जो MEN है इसमें याद रखे ये डिवाइड होता है MEN1, किसमें, MEN1, ठीक है, और इसमें दूसरा है MEN2, एक क्या होता है, MEN2। जो MEN2 है इसके फिर फर्दर कितने किस्म हैं, दो, MEN2A और MEN2B, इस तरह याद रखें, MEN2A एंड MEN2B, इस तरह याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट है ना, इसके साथ MEN1 के साथ मेडुलरी कार्सिनोमा नहीं होता। मेडुलरी कार्सिनोमा की एसोसिएशन MEN2A और MEN2B के साथ होता है, ठीक है जी। लेकिन इतना याद रखें एग्जाम के अंदर जो MEN1 है इस पेशेंट के अंदर एक कैंसर किस ग्लैंड से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, किस ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा कैंसर इस पेशेंट के अंदर पेंक्रियाज से होगा, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। और एक मतलब जो कैंसर है इस पेशेंट को कहाँ से होगा, दैट इज का पैराथायराइड, कहाँ से होगा, पैराथायराइड। जो थायराइड ग्लैंड के पीछे है उसका नाम क्या है, पैराथायराइड। तो हाउ मेनी ग्लैंड कैंसर, 3। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक पेशेंट में अगर इन 3 ग्लैंड्स की कैंसर इकट्ठी आ जाए तो इसको MEN1 कहते हैं, क्या कहते हैं, MEN1। तो MEN1 के अंदर हमेशा हाउ मेनी पीस आर देयर, 3 पीस, इसको हम 3 पीस कैंसर कहते हैं। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन है पेंक्रियाज के अंदर, मतलब देखे पेंक्रियाज से इंसुलिन आ सकता है कि नहीं। यहाँ पे पेंक्रियाटिक कैंसर से मुराद इन लोगों में इंसुलिनोमा हो सकती है कि नहीं, ग्लूकागोनोमा हो सकती है कि नहीं। लेकिन मोस्ट कॉमन पेंक्रियाज के जी सेल से क्या निकलता है, गैस्ट्रीन, क्या चीज, गैस्ट्रीन। तो एग्जाम में आता है कि MEN1 में द मोस्ट कॉमन पेंक्रियाटिक वेराइटी वो गैस्ट्रिनोमा है, क्या है, गैस्ट्रिनोमा, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, ठीक है जी। तो इस पेंक्रियाज के अंदर तो बहुत सारे कैंसर हैं, जब आप लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा, वाइपोमा, मुख्तलिफ कैंसर हैं। लेकिन सोमेटोस्टेटिनोमा, क्योंकि डी सेल से डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन आता है,
तो सोमेटोस्टेटिनोमा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसमें होता है वो गैस्ट्रिनोमा होता है। एक और एमसीक्यूज, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो ब्लड में देके और इससे हम min 1 की अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनीवन, विच इलेक्ट्रोलाइट इन द ब्लड शुड बी चेक टू रूल्ड आउट min 1? आंसर इज सीरम कैल्शियम। कौन सी चीज़? सीरम कैल्शियम। क्योंकि इस पेशेंट में किस ग्लैंड का कैंसर होता है? पैराथायराइड। और पैराथायराइड ग्लैंड के कैंसर में पैराथायराइड हार्मोन की लेवल क्या होती है? ज़्यादा। और जितना पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा उतना कैल्शियम भी ज़्यादा, इसलिए दिस पेशेंट डिवेलप हाइपर कैल्सीमिया। क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इफ इंक्रीज एबनॉर्मली इन द ब्लड, तो व्हेन वी कैन थिंक अबाउट min 1, थिंक अबाउट सीरम कैल्शियम बिकॉज ऑफ पैराथायराइड इन्वॉल्वमेंट। अब आते हैं min 2a के तरफ। जो min 2a है ना, इसमें याद रखें, इसमें दो पीज आते हैं। एक इसमें होता है पियोक्रोमोसाइटोमा और दूसरा क्या है? पियोक्रोमोसाइटोमा। एक इसमें होता है फॉर एग्जांपल पैराथायराइड, इसके अंदर पैराथायराइड है, पैराथायराइड। और लेके मेडुलरी कार्सिनोमा, कौन सा? मेडुलरी कार्सिनोमा। तो मेडुलरी कार्सिनोमा कहाँ से आता है? आंसर इज थायराइड ग्लैंड से। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो min 2a के अंदर हाउ मेनी पीस आर देयर? 2। वहाँ पे कितने पीस थे? 3। अब ये 2 पीस पे आ गया, ठीक है जी। इसमें देखें min 2b फियोक्रोमोसाइटोमा, कौन सी चीज़? फियोक्रोमोसाइटोमा। ये हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वी विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल। लेकिन एक चीज़ इतना याद रखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, के एड्रिनल ग्लैंड इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला है अंदर वाला पार्ट, उससे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन कहते हैं। अब गौर से सुने, अगर एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर है किस पार्ट की? एड्रिनल मेडुला। और जिसमें किस चीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाए? एपेनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, जिसको हम एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, या इन दोनों को हम कहते हैं कैटाकोलामीन। कौन सी चीज़? कैटाकोलामीन। तो ऐसा कैंसर जो एड्रिनल मेडुला से निकले और उसमें कैटाकोलामीन का लेवल बढ़ जाए तो उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ कैंसर ऑफ एड्रिनल मेडुला। ये कहाँ से आता है? एड्रिनल मेडुला। इसका ड्रग ऑफ द चॉइस फेनॉक्सीबेंजामीन, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। लेकिन ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इसी क्लास से ये चीज़ सीखनी है तो प्लीज़ याद रखें फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन फियोक्रोमोसाइटोमा। ये भी 16 वर्ड से बना है, ये भी 16 लेटर से बना है, ठीक है ना। 16 फॉर 16 इस तरह लोग याद करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेके मेडुलरी कार्सिनोमा, इसमें क्या होगी? मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ व्हाट? आंसर इज थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। और नेक्स्ट एमसीक्यू करे मार्फोनाइट हैबिट। क्या चीज़? मार्फोनाइट हैबिट। एग्जाम क्वेश्चन क्या होता है? और से सुने, ऐसा पेशेंट जिसमें हाइपरटेंशन हो, क्योंकि एपेनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन बीपी क्या करता है? इंक्रीज। हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन, ये सिम्टम्स अगर आ जाए ना तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है। और उसके साथ पेशेंट में देखें तो उसकी जो हाइट है वो यूजुअल बंदे से ज़्यादा है। मार्फन सिंड्रोम का नाम सुना है? मार्फन सिंड्रोम के अंदर जितने पेशेंट आते हैं दे आर यूजुअली टाल। वो क्या होते हैं? टाल हाइटेड होते हैं। और उसकी आर्म जो स्पेन है ना वो बॉडी से ज़्यादा होती है। और इसकी जो फिंगर है वो भी लंबी होती है। तो मतलब यह है कि लॉन्ग लेंथ फिंगर, टाल हैबिट, इसको मार्फोनाइट हैबिट कहते हैं। तो ऐसा ट्यूमर पेशेंट में जिसमें एक से ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो और उसके साथ कौन सी फीचर आ रही है? मार्फोनाइट। ये मैंने बहुत जगहों पे एग्जाम में देखा है बार बार कि ऐसा कैंसर ऑफ एंडोक्राइन हैविंग मार्फोनाइट हैबिट, थिंक अबाउट min 2b। वो कौन सा होता? min 2b। इसमें अगर आप लोग देखें min 2b में द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग देखें तो इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं? तो उसमें कितने पी है? शाबाश, आंसर इज 1p। इसमें 1p है। यहाँ पे कितने p है? 3। यहाँ पे और यहाँ पे 1p। जितना नीचे आएंगे तो नंबर द p कम होता है, ठीक है जी। तो ये, और दूसरी बात, एक मरीज है
اس میں ایک سے زیادہ انڈوکرائن گلینڈ کی کینسر ہے تو اس کو ہم مین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مین. اور یہ ایک مریض میں پیچوٹری کا بھی کینسر ہے, سیم مریض میں پیراتائرائڈ کا بھی کینسر ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ساری جینیٹک پرابلم کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ جینیٹک. تو جینیٹک پرابلم سمپلی آٹوسومل یا تو ریسیسو ہوتی ہے یا آٹوسومل ڈومیننٹ. تو نیچے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے لکھے آل مینس. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ بگ ایم سی کیوز ہے. آل مین سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ مین 1 ہے, چاہے مین 2 ہے, اور چاہے پہ مین 2A ہے 2B ہے. آل مینس آر ڈیش آٹوسومل ڈومیننٹ. کیا ہوتے ہیں؟ آٹوسومل ڈومیننٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جتنے بھی مین ہیں وہ آٹوسومل ڈومیننٹ ہیں, چاہے پھر ایگزام میں مین 1 آ جائے, چاہے مین 2A آ جائے, چاہے مین 2B آ جائے, سب کو ہم آٹوسومل ڈومیننٹ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی. بریک کرے 10-5 منٹ پھر نیکسٹ کلاس لے دو بس. یہ بھی ہے نا